बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। अब आज नाजरीन इमरान खान साहब के टेस्ट के हवाले से उनके डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया है। वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब के जो टेस्ट किए गए हैं उनके रिजल्ट के बारे में मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र ही नहीं है। जो मेडिकल रिपोर्ट हवाले की गई, पहले तो रिपोर्ट ही नहीं दे रहे थे, अब रिपोर्ट दी है, उसके अंदर कोई चीज ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो टेस्ट किए गए हैं उन टेस्ट के हवाले से कोई जिक्र नहीं है। हमने कहा था कि उनकी आंख को रेटिना स्पेशलिस्ट देखेंगे, रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। उनकी आंख के स्पेशलिस्ट ने उन्हें देखा, हर आंख का डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, यह सीरियस बीमारी है। अपील करता हूं हमें इमरान खान के चेकअप की इजाजत दी जाए। ये जनाब वो कह रहे हैं। अब जो हुकूमत है वो रोला डाल रही है। जनाब शहबाज शरीफ के साथ भी बहुत बुरा हुआ था, जनाब हमजा शहबाज को भी इजाजत नहीं मिली, वो इलाज नहीं करवा सके। जनाब नवाज शरीफ के साथ भी बहुत बुरा हुआ था। अब इनकी मिसालें दे रहे हैं, तो मैं जरा तीनों के बारे में आपको बता दूं। नंबर एक आप आ जाए नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो दुनिया की तारीख का वाहिद कैदी है जो सजा काट रहा था और वो उस मुल्क की जुरिस्डिक्शन से बाहर ही चला गया। अदालतों ने निकाल दिया कि जाओ जाकर जिधर दिल करता रहो। 4 हफ्ते का कहकर 4 साल मियां साहब वापस नहीं आए और उनका इलाज भी खत्म नहीं हुआ। तो नवाज शरीफ वाला प्लेटलेस वाला ड्रामा तो आप सबको याद है। अब आ जाए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। हमजा शहबाज को जानबूझकर पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाया गया और शहबाज शरीफ खुद से बन गए कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर। और ये जब भी इनका दिल करता था, ये कौमी असेंबली का इजलास जो है वो बुलवा के या सूबाई असेंबली का, ये फौरी तौर पे पहुंच जाते थे और वहीं पे रहते थे कई दिन। ये मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। परवेज इलाही साहब ने बड़ा शानदार सलूक किया हमजा शहबाज के साथ, क्योंकि वो स्पीकर थे। उन्होंने कभी हमजा शहबाज को शिकायत का मौका नहीं दिया। वो हमेशा हमजा शहबाज को फैसिलिटेट करते थे और इनको उनका शुक्रिया हमेशा अदा करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब जो यहां पे थे असद कैसर साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। वो शहबाज शरीफ साहब को हमेशा जेल से ले आते थे, हमेशा कैद से निकाल कर ले आते थे और शहबाज शरीफ साहब कई घंटे पहले आ जाते थे, कई घंटे बाद तक मौजूद रहते थे। वो पार्लियामेंट के अंदर लंबा लंबा टाइम गुजारते थे और पूरा पूरा सेशन बाहर रहते थे ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। तो इन लोगों ने तो ऐसे जेलें काटी हैं, इनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं हुआ। मरियम नवाज टेलीफोन इस्तेमाल करती थी जिस वक्त कैद में थी, बाकायदा उसकी वीडियो मौजूद है। तो ये नाजरीन इन्होंने जिस तरह अपना टाइम गुजारा वैसे तो किसी ने भी नहीं गुजारा। तो ये कहानियां आपको जो मर्जी सुनाएं, कहानियों से कोई लीडर नहीं बन जाता। जो जेल इमरान खान काट रहा है ना, इन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हां, मैं आपको नाजरीन बता दूं कि आज हमारा प्रोग्राम है लंदन में और ये प्रोग्राम का आप इश्तिहार देख रहे हैं। ये लंदन के अंदर प्रोग्राम है, हमारे बहुत सारे साथी आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए हम सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं। आप सब भी आवाज उठाइए। हमारे साथ और जर्नलिस्ट भी मौजूद होंगे, कुछ पॉलिटिकल लोग मौजूद होंगे, कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। तो पाकिस्तान में जो फस्तायत, जुल्म और जबर जारी है और जिन गलत पॉलिसियों की वजह से हमारा मुल्क यहां तक पहुंच गया है, उनके खिलाफ हम आवाज उठाने जा रहे हैं। हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाइए और लंदन के लोग इकट्ठे हो जाए। अब नाजरीन, ये जो बसंत की सरगर्मियां मनसूख की हैं मरियम नवाज ने, अपनी जाती बसंत तो चलती रहेगी। अब ये देखें, इसको मैं एक तरह से अप्रिशिएट भी करता हूं कि कम से कम उन्होंने ये जरूर किया। इस वक्त लोग ये कह रहे थे कि बसंत की सरगर्मियां जो हैं उनको मनसूख किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे दानिश्वर अब इसको एक और एंगल से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी क्योंकि मरियम नवाज ने अपना जश्न मनसूख किया है, लिहाजा अपोजिशन अपना एहतजाज भी मनसूख कर दे। देखिए, ये अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो एहतजाज मनसूख करती है या नहीं करती, लेकिन एक सवाल है ना, एहतजाज तो है ही इन चीजों के खिलाफ। एहतजाज तो है ही इस बारे में कि जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान के आइन को बहाल होना चाहिए, पाकिस्तान का आइन पामाल कर दिया गया है, इदारों को कंट्रोल कर दिया गया है। तो एहतजाज तो हो ही इन चीजों के बारे में रहा है। हां, यह जरूर है कि अपोजिशन इसके अंदर एक जुमला शामिल कर सकती है कि जनाब हम इस हमले के खिलाफ भी एहतजाज करने जा रहे हैं और इसको अपने एजेंडे के अंदर हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन जश्न को मनसूख करने में और एहतजाज को मनसूख करने में फर्क होता है। तो एहतजाज को मनसूख करने के हवाले से अब मुतालबात सामने आ रहे हैं। बहरहाल अपना मौक़िफ़ खुद ही लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ लेते। इस वक्त धमाका हुआ, उसके बाद में वज़ीर दिफा का एक ट्वीट पढ़ रहा था। आप अंदाजा करें जिस मुल्क का वज़ीर दिफा ऐसा है, वो जुगते लिख रहा अपने ट्वीट के अंदर इमरान खान को, पीटीआई को। ये सारा टब्बर ही इस काम पे लगा हुआ था। यानी इस किस्म की ट्वीट वज़ीर दिफा पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ, यानी जब आप इस तरह के नमूनों को मुसल्लत करेंगे
जब आप इस तरह के जोकर्स को लाके इक्तदार में बड़ी बड़ी नशिस्तों के ऊपर बिठाएंगे तो फिर नतीजा भी ऐसा ही निकलेगा। यानी वो शख्स, जिम्मेदारी का आप अंदाजा करें कि वजीर दिफा जब धमाका हुआ इस्लामाबाद में, तो वजीर दिफा उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जुगते लगा रहा था, इमरान खान साहब के खानदान को, और थर्ड क्लास किस्म के लोगों के साथ मिलकर ये जुगते लगा रहा था। ये आपका वजीर दिफा है। उसी तरह के ज़हनी मरीज इन्होंने अपने साथ मुसल्लत किए हुए हैं और पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए ऐसे लोग जो उस वक्त भी जुगतबाजी कर रहे हैं जिस वक्त उनकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में बम धमाका हो गया। भारत के ऊपर इल्जाम लगाया पाकिस्तान ने, कहा जी भारत ने किया, इसके पीछे भारत है। ठीक है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है तो ठीक बात कर रही है, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन अब करना क्या है, सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत को आप सिर्फ यही सजा दे सकते हैं कि हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे? ये तो कोई सजा ना हुई। जो गरीब लोग हैं वो तरस रहे हैं और बस छत्तों के ऊपर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के पास छोटा सा एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना था, लेकिन ये अफसोसनाक वाकया जो इसने पाकिस्तानियों के दिल बुझ गए, बड़ी तकलीफ हुई पाकिस्तानियों को। अब इसके बारे में कुछ इतलात आई हैं। जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ इस्लामाबाद में, ये यासिर खान नाम का शख्स है जी जिसने ये दहशतगर्दी का हमला किया है, और इसके बारे में जो इतलात हैं वो मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इस बंदे के कुछ घर वाले गिरफ्तार भी हो गए हैं, और इस्लामाबाद इमाम बारगाह में खुदकुश हमलावर के घर पर छापा मारा गया है। छापा के दौरान खुदकुश हमलावर की वालदा और 2 भाई जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 26 साल इसकी उम्र थी खुदकुश हमलावर की, और इसकी शनाख्त यासिर खान के नाम से हुई है। इसका एक आईडी कार्ड भी मिला, सारी मालूमात वहीं से मिली है। यानी आईडी कार्ड से आपको पता चल जाता ना बंदा कहां पे है, कहां पे रहता है, इसका मोबाइल फोन कहां पे चल रहा था, या इस आईडी कार्ड के ऊपर कौन सा मोबाइल नंबर है, सिम कौन सी है, वो सिम कहां इस्तेमाल होती रही। तो इधर से ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठी की है। ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और ये खुदकुश हमलावर जो है ये इस लेवल का था कि ये अपना आईडी कार्ड भी साथ ही लेकर गया हुआ था। यानी इसका आईडी कार्ड वहां से ना मिलता तो काम शायद थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन इसका आईडी कार्ड भी साथ ही था। अब मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन यासिर खान इसका नाम था। इसके वालिद का नाम बहादुर खान है दस्तावेजात के मुताबिक, और ये रहने वाला 4 सद्दा रोड मोहल्ला अब्बास कॉलोनी का है, और जो इसका आर्जी पता लिखा हुआ है वो पेशावर का है, और इसका शनाख्ती कार्ड भी मिला है, और दीगर कागजात भी धमाके वाली जगह से बरामद हुए हैं। ये बहुत अजीब बात है, इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था। और 5 माह ये शख्स अफगानिस्तान में मुकीम रहा, यह भी दावा किया गया है। अच्छा, ये कैसे पता चला? देखें, इसका आईडी कार्ड मिल गया तो वहां से आप पता कर लेते हैं कि इसका पासपोर्ट और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो आपको फौरी तौर पे मिल जाती है वजारत दाखिला में से। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको पता चलता है ये बंदा कहां ट्रैवल करता रहा है। तो वो डाटा मिल गया कि जनाब ये बंदा अफगानिस्तान भी गया था, और मई में गया था, जून में वापस आ गया। और उसके बाद जो अगला डाटा आया कि इसने एक सिम अपने नाम पे ली, और जो सिम इसने ली वो बाजोड़ में इसने अपने नाम पे ली, और अक्टूबर तक फिर ये बाजोड़ में ही रहा। यानी जून से लेकर 27 जून गालिबन, तब से लेकर ये अक्टूबर तक ये बाजोड़ के अंदर रहा। फिर ये नौशहरा आ गया, और उसके बाद 2 फरवरी को ये इमाम बारगाह की रैकी करने के लिए गया। ये पुलिस के दराये ने बताया। देखिए, रैकी करने का भी ऐसे पता चला कि उसका मोबाइल फोन ऑन था ना। अब उसकी आप जियो फेंसिंग कर लेते हैं या पता कर लेते हैं कि इसके मोबाइल फोन की लोकेशन कहां पे जा रही थी। तो ये सारा लोकेशन का खेल है कि ये बता रहे हैं कि ये पहले कहां पे था, बाद में कहां पे था। जहां जहां इसका मोबाइल जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन वाले समझ रहे हैं कि ये खुद भी वहीं पे जा रहा था। बहरहाल 2 तारीख को ये रैकी करके भी गया। ये सारी मालूमात पता चली इसका आईडी कार्ड मिलने के बाद। कुछ इतलात के मुताबिक इसको रोकने की कोशिश की गई, फिर फायरिंग हुई, और उसके बाद ये शख्स पिछली सफों में दाखिल होकर इसने अपने आप को बम धमाके से उड़ा लिया। अब नाज़रीन, एक हनीफ अब्बासी साहब ने एक जुमला बोला, और वो मैं समझता हूं कि एक कत्ल की धमकी है एक तरह से, क्योंकि इमरान खान साहब पे जब पिछली मरतबा कातलाना हमला हुआ तो उससे पहले माहौल बनाया गया था। अब हनीफ अब्बासी साहब का जो जुमला है मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा, अगर ये रवैया ना बदला तो ऐसा ना हो कि इनके लीडर की वक्त से पहले ही फातिहा पढ़ ली जाए। ये अब कत्ल की धमकी, फातिहा तो उसकी पढ़ी जाती है जिसका इंतकाल हो जाता है, कि अगर रवैया ना बदला। कौन सा रवैया है? वो कहते हैं हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए, वो ये कहते हैं कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, वो ये कहते हैं कि जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता कर रहे हैं, इंसानी हकूक की पामालियां कर रहे हैं, वो खत्म की जाए। तो इसको रवैया बदलने की जरूरत क्या है? ये तो बेहतरीन रवैया है। इस मामले को लेकर इमरान खान साहब को कत्ल करने की एक तरह से धमकी दी है कि वक्त से पहले ही फातिहा ना पढ़ ली जाए।
ये बड़ा अफसोसनाक है। हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी ज़िंदगी में खुद भी मुश्किलात देखी हैं। मुझे लगता था इन लोगों ने, सुहेल अफरीदी साहब ने जो जरगा करवाया खैबर पख्तूनख्वा में, उसने काफ़ी ज़मीन को गर्म किया। और एस्टेब्लिशमेंट के लिए देखें, चीज़ें वो बेहतर होती हैं जिनके फैसले एस्टेब्लिशमेंट खुद करे, उसमें फिर वो कैलकुलेट करते हैं अपने मुताबिक। लेकिन जब सियासतदान फैसले अपने हाथ में ले लें तो फिर वो कैलकुलेशन करते हैं अवाम की मर्जी के मुताबिक। और नॉर्मली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो एस्टेब्लिशमेंट के फैसले होते हैं वो अवाम के फैसलों से मुतसादिम होते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अपना मफाद देख रही होती है और पब्लिक जो है उसका मफाद उससे थोड़ा हटके या अलग होता है। अब यहाँ पे जो एलामिया जारी हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, इस पे शाबाश देनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये एक आगाज़ है पॉलिटिकल डिबेट का पाकिस्तान के अहम तरीन मसले के ऊपर। देखिए, हमें बड़े मसाइल क्या हैं, हम एक सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, हमारे जो है वो क्लाइमेट चेंज के बड़े सीरियस इश्यूज हैं, हमारे यहाँ दहशतगर्दी का बड़ा सीरियस मसला पाकिस्तान में है, माशी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान एक कांस्टेंट पॉलिसी नहीं बना पा रहा। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें पाकिस्तान में दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल के पाकिस्तान के सियासतदान रफ्ता रफ्ता इस रास्ते पे चल पड़े, 1 साल 2 साल 4 साल जितना भी टाइम लगाएं, एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल दें और खुद एक कंसेंसस जनरेट कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा। तो कम से कम उस तरफ चल पड़े। अब उम्मीद की जाती है कि आइंदा भी ऐसी चीज़ें होंगी। एलामिया इंपॉर्टेंट है। एलामिया में जो चीज़ें मौजूद हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगा कि और भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इस एलामिया में जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे का मुतफिका तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत उन्होंने की जरगे ने, और इस बात का आदा करता है कि इसके खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूद हर वसीला इस्तेमाल किया जाएगा जो इस सूबे में मुस्तकिल अमन का बायस बने। तो सूबाई हुकूमत करेगी अमन के लिए पूरी कोशिश, तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। नंबर 2, अमन व अमान के हवाले से मुजव्वज़ा कवानीन के हवाले से मुतफ़िका करारदादें जो सूबाई असम्बली से पास की गई हैं उन पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। अब इसमें जो है वो एक और करारदाद भी थी, आपको याद होगा कि फौज के पास जो खसूसी इख्तियारात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनके तहत वो ऑपरेशंस करते हैं या उन्हें खास इख्तियारात मिले हैं ऑपरेशंस करने के, वो भी वापस लिए जाएं। तो ये करारदाद का जब आप तस्करा करते हैं तो एक्चुअली ये उसी से जाके जुड़ जाती है। नंबर 3, पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक आईनी तौर पर बाकी इदारों से मावनत तलब कर सकते हैं, जबकि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस मखदूश अमन व अमान की सूरत हाल में पुलिस और CTD को खसूसी माली मावनत फराहम करेगी। ये बड़ा पॉजिटिव है कि पुलिस कमांड करे, इख्तियार जो है वो पुलिस के पास, फ्रंट पे पुलिस रहे, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में पुलिस सबसे बेहतर इदारा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है पाकिस्तान की पुलिस में, लोगों को बड़े शिकवे शिकायतें भी रहे हैं, लेकिन पुलिस जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है उन सबके मुकाबले में जो पब्लिक है उनसे बेहतर डील कर सकती है। उसकी एक वजह यह है कि पुलिस ने वहीं पे रहना होता है, वहीं पे डील करना होता है, उसी सोसाइटी का पुलिस हिस्सा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप सिंध से उठा कर ले गए या किसी को आप बलूचिस्तान से उठा कर ले आए या गिलगित से ले आए, नहीं, वो मकामी इलाकों के लोग होते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं वहां के डायनामिक्स को और उनको पता है कि कहां तक जाना और कहां से आगे रेड लाइन है। लिहाजा पुलिस अगर डील करे और पुलिस की मावनत के लिए उनके बुलाने पर फौज या दीगर इदारे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनको सपोर्ट फराहम करेगी और उनको सहूलियात देगी। गैर कानूनी महसूलात, भत्ताखोरी और जो वहाँ मारामारी इस वक्त जारी है खैबर पख्तूनख्वा में, इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए ताकि दहशतगर्दों का जो माशी एक पूरा नेटवर्क है वो टूट जाए। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस शोरिश ज़दा इलाकों में मादनियात की जो गैर कानूनी निकासी है इसका खात्मा किया जाए। इंपॉर्टेंट है कि जिन इलाकों में लड़ाई लगी हुई है या जहां पे हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब होने की एक वजह मादनियात भी है, तो बिल्कुल मादनियात की खुदाई भी बंद कर दें, वहां से मादनियात की तरसील या वहां से मादनियात की निकासी उसको बंद किया जाए।
खात्मा किया जाए। सूबाई और छठी यह है कि सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को जारी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों और उनकी कानूनी बुनियादों के बारे में मुतय्यना मुद्दत में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। यानी इदारे आए और बताएं जनाब इन कैमरा ब्रीफिंग में कि कानूनी नुक्ता नजर से मामला क्या है और किधर है और करना क्या है। सूबाई सतह पर अमन के फोरम कायम किए जाए जिनमें अक्सरियत गैर सरकारी अराकीन की हो, यानी सरकारी बंदे ना हो, और मुंतखब नुमाइंदे, सियासी जमातें, नौजवान, अकलियत और खवातीन, ये लोग इसके अंदर होने चाहिए जो वक्तन फवक्तन जो है वो राब्तों में भी रहे और जुड़े रहे आपस में। इसके बाद एक और जो 8वीं शर्त है वो ये रखी गई कि शहरी सतह पर पुलिस, कंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के माबैन हमांगी के लिए सिटी सेल्स कायम किए जाएं जो चेक पोस्टों के खात्मे के लिए मुकर्ररा वक्त पर मबनी मंसूबे तैयार करें। यानी अब यह फैसला किया जाए कि जो इजाफी चेक पोस्टें बन गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनसे लोगों को इरिटेशन होती है, लोग परेशान होते हैं, एहतजाज करते हैं, उन चेक पोस्टों का वक्तन फवक्तन अब खात्मा किया जाए, एक टाइम फ्रेम उनका बनाया जाए। नंबर 9 ये है कि मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी तरमीम की जाए, जबकि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC को नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ मुंसलिक किया जाए। फिर 10वीं इसके अंदर जो एक शर्त है या जो एलामिया का हिस्सा है वो ये है कि वफाक जो है वो सूबे को जो पैसा वफाक ने देना है, ये बहुत सारी मद में है, ये सारी लिखी हुई है, 8-9 चीजें लिखी हुई हैं, तो ये सारा पैसा जो है वो वफाक सूबे को फराहम करे ताकि सूबा अपने लोगों के लिए काम कर सके। फिर 11वां जो है खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगा तजवीज़ करता है कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करें। 12वां यह है कि पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तजारती रस्तों को हर किस्म की तजारत के लिए फिल फॉर खोल दिया जाए। 13वां यह है पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और सफारतकारी को तरजीह दे। 14वां यह है कि अमन जरगा ये तजवीज़ करता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए। 15वां यह है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा का कौमी जरगा भी बीच में हाथ से लिखकर इसमें शामिल किया गया कि वो भी इसके अंदर तश्कील दिया जाए और उसको शामिल किया जाए। तो ये एक एलामिया है, मुतवाज़न है। अब उम्मीद करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो सारे इसके ऊपर तवज्जो देंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर बैठी और उन्होंने सबने दस्तखत करके इसके ऊपर बात की है।